नमस्कार और स्रोत सामग्री के आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक बिल्कुल साधारण सी चीज के इतिहास को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे वो समय के साथ एक सांस्कृतिक मास्टरपीस में बदल गई। आज हम बात कर रहे हैं पारंपरिक भारतीय पंखे की। हवा झलने के एक मामूली साधन से लेकर कला और लग्जरी के प्रतीक तक का इसका सफर सच में हैरान करने वाला है। अब एक सवाल उठता है, एक साधारण सा पक्षी का पंख आखिर महलों की शान और राजशाही विरासतों को कैसे प्रेरित कर सकता है? तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अक्सर इतिहास में ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल आम सी दिखने वाली चीजें समय के साथ कुछ बहुत बड़ा बन जाती हैं। अगर हम पंख शब्द की जड़ों को देखें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। ये मूल रूप से संस्कृत और हिंदी का शब्द है, जिसका सीधा सा मतलब है पक्षी का पर। इसी से पंखा शब्द निकला है। प्राचीन काल में पंखी असल में छोटे पंखों को कहा जाता था, जो सचमुच पक्षियों के असली परों से ही बनाए जाते थे। यानी शुरुआती डिजाइन सीधे तौर पर प्रकृति से लिए गए थे। और आकार की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2। जी हाँ, प्राचीन भारत में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बने कुछ पंखे इतने नाजुक और छोटे होते थे कि उनका आकार महज 2 इंच तक होता था। इन्हें बहुत ही सहेज कर रखा जाता था। लेकिन कहानी सिर्फ इन 2 इंच के नाजुक पंखों तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा पहलू एकदम विपरीत है। जरा सोचिए, एक तरफ वो छोटे व्यक्तिगत पंखे और दूसरी तरफ राज दरबारों और मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले विशालकाय पंखे। देवताओं और राजा महाराजाओं को हवा करने के लिए बने ये पंखे इतने भारी होते थे कि इन्हें झलने वाले को अपनी पूरी भांति ताकत लगानी पड़ती थी। ये सिर्फ हवा के लिए नहीं था, बल्कि शक्ति, रुतबे और भव्यता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। अगर हम समय के पहिए को घुमाएं तो इसका ऐतिहासिक दायरा बहुत विशाल नजर आता है। इसके सबसे पुराने दृश्य प्रमाण 2री शताब्दी ईस्वी के आसपास के मिलते हैं, अजंता की मशहूर बौद्ध गुफाओं की चित्रकारी में। वहां से प्राचीन युग में ये राजाओं के काम आए और फिर शुरू हुआ वाणिज्यिक युग, जहां यही पंखे व्यापारिक मार्गों से गुजरते हुए दूर दूर तक भेजे जाने वाले एक लग्जरी आइटम बन गए। सामग्रियों का कैनवास, महज जरूरत से विलासिता तक। चलिए देखते हैं कि इनका रूप कैसे बदला। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की विविधता अविश्वसनीय है। पूरे भारत में अलग अलग गांवों ने अपने आसपास मिलने वाली चीजों को कला में बदल दिया। बांस, बेंत, ताड़ के पत्ते, स्पंजी सोला घास जैसी प्राकृतिक चीजों से लेकर रेशम, चमड़ा, पीतल, चांदी, शीशे और यहां तक कि सोने के धागों और कीमती पत्थरों तक का इस्तेमाल होने लगा। क्षेत्रीय यात्रा, भूगोल और विविधता। चलिए अब हम एक छोटी सी सांस्कृतिक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों का भूगोल उनके डिजाइन को तय करता है। यहां हम साफ देख सकते हैं कि अलग-अलग राज्यों ने अपनी स्थानीय वनस्पतियों का कैसे इस्तेमाल किया। असम में बांस बहुत है, तो वहां बांस और बेंत से गोल पंखे बनते हैं। दक्षिण में केरल की तरफ जाएं तो वहां ताड़ के पत्तों से झालरदार अर्धगोलाकार पंखे बनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में वहां मूंज घास से आयताकार और झालर वाले पंखे तैयार किए जाते हैं। अब इन 2 बिल्कुल अलग तरह के डिजाइनों की तुलना करते हैं। एक तरफ है राजस्थान का भारी चमकदार जरदोजी पंखा, जो सोने के धागों की जटिल कढ़ाई से जड़ा हुआ है, एकदम राजशाही। और दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल का ताल पातर पंखा, ताड़ के पत्ते से बना एक बेहद हल्का पंखा। ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि वहां के घरों में हर रोज इस्तेमाल होने वाली एक बेहद जरूरी और व्यवहारिक चीज है। और अगर गुजरात की बात करें तो वहां की कारीगरी सच में कमाल की है। वहां की महिलाएं सूती कपड़े पर शीशे का चमचमाता काम करके बेहद नाजुक पंखे बनाती हैं। इसके अलावा दीवारों की सजावट के लिए चांदी के हैंडल वाले मोतियों से जड़े पंखे और कच्छ के चमड़े के पंखे, जिन्हें ऊन से शानदार तरीके से सिला जाता है, ये सब वहां की अद्वितीय कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल की एक और बेहद खास कला है सोला के पंखे। सोला असल में पानी में उगने वाली एक घास है। इसके बीच के स्पंजी हिस्से से ये पंखे बनते हैं, जो बिल्कुल दूध जैसे सफेद और नाजुक होते हैं। ये इतने हल्के और मुलायम होते हैं कि किसी बारीक नक्काशी की तरह लगते हैं। इस सब में हम स्वदेशी आदिवासी समुदायों को कैसे भूल सकते हैं? प्राचीन आदिवासी पंखों में बांस, बेंत और रेशम का बहुत ही शानदार इस्तेमाल देखने को मिलता है।
खासकर लाल रंग के बैकग्राउंड पर सफ़ेद स्याही से बनाए गए उनके ज्यामितिक डिज़ाइन ये दिखने में बेहद आकर्षक होते हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती से दिखाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोई क्षेत्र और सामग्री मिलकर एक विशिष्ट कला बनाते हैं, चाहे वो राजस्थान के नक्काशीदार पीतल के लंबे हैंडल वाले पंखे हों, या गुजरात का शीशे और मोतियों का काम, या फिर पश्चिम बंगाल के स्पंजी 16 पंखे। हर पंखा अपनी जगह की एक अलग कहानी कहता है। आधुनिक विरासत, एक प्राचीन कला का संरक्षण। अब देखते हैं कि आज के दौर में ये कला कहाँ खड़ी है। देखिए, आज एयर कंडीशनर और बिजली के पंखों ने हाथ के पंखों का रोजमर्रा का इस्तेमाल तो कम कर दिया है, लेकिन इन्हें सहेजने के बहुत जबरदस्त प्रयास भी हो रहे हैं। जो कभी सिर्फ एक घरेलू शौक या जरूरत थी, वो आज एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है। और सबसे अहम बात, ये आज हजारों ग्रामीण भारतीय कारीगरों की रोजी रोटी का जरिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के जरिए इस कला को अब एक नया और बड़ा मंच मिल रहा है। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे तकनीक हमारी जरूरत की चीजों की जगह ले रही है, तो आज की वो कौन सी आम रोजमर्रा की चीजें होंगी जो कल म्यूजियम में एक मास्टरपीस की तरह सहेज कर रखी जाएंगी? जरा सोचिएगा। इसी विचारों के एकजक सवाल के साथ स्रोत सामग्री का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।